गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन पर्यावरण शिक्षा की धारणाओं और परिभाषाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से, ये बताने हैं। ठीक है, तो कहते हैं पर्यावरण शिक्षा प्रकरण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सेमिनार, कार्यशाला और सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। अधिकांश विद्वानों ने पर्यावरण शिक्षा की तत्कालीन आवश्यकताओं का उल्लेख किया, मतलब जो उस टाइम पे ज़रूरी है उन बातों का उल्लेख किया। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति जिन्होंने पर्यावरण शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, स्वरूप, घटक और पाठ्य वस्तु की सही जानकारी। पर्यावरण शिक्षा में छात्रों को क्या और कैसे और क्या क्यों पढ़ाया जाए, इसकी विशेष आवश्यकता है। इस अध्याय में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और स्पष्टीकरण का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो पहला क्या है कि पर्यावरण और शिक्षा का संबंध, कि पर्यावरण और शिक्षा शब्दों और इनके प्रत्ययों के अर्थ का हमें आगे अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेंगे। करें पर्यावरण शिक्षा दोनों में विकास को महत्व दिया जाता है। पर्यावरण में वातावरण गुणवत्ता और शिक्षा में व्यक्ति की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा को विकास की प्रक्रिया कहते हैं और पर्यावरण में आंतरिक और बाह्य संपूर्ण परिस्थितियों को शामिल किया जाता है जो मनुष्य और अन्य जीवों की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। प्रत्येक जीव और प्राणी का अपना पर्यावरण होता है। मनुष्य का वातावरण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक होता है। शिक्षा द्वारा इनकी गुणवत्ता के लिए परिवर्तन और सुधार भी किया जाता है, जैसे बालकों में अपेक्षित परिवर्तन। मतलब पर हिंदी भाषा में कहें तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण है। पर्यावरण का जो हम पर इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, हर एक जीव और प्राणी का अपना एक अलग ही पर्यावरण होता है। ठीक है, मनुष्य के पर्यावरण भौतिक भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, आर्थिक भी है और राजनीतिक भी है। तो घाटसन मनोवैज्ञानिक का विश्वास है कि वातावरण द्वारा बालक को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, वंशानुक्रम का कोई महत्व नहीं है। बर्नार्ड कहते हैं कि पर्यावरण और शिक्षा के संबंध को प्रदर्शित किया, कि इन्होंने जो है पर्यावरण शिक्षा के संबंध को दिखाया है। शिक्षा के विकास की प्रक्रिया का संपादन विद्यालय कक्षा के अंतर्गत होता है, उन्होंने ऐसा कहा। अब पर्यावरण शिक्षा में क्या होता है, कहते हैं पर्यावरण विश्व का संपूर्ण पथ दिखाता है। जितना भी पर्यावरण जो है वो पूरे संसार के बारे में बताता है, लेकिन इसके किसी विशिष्ट समय और स्थान पर जो गतिविधि होती है उससे सामाजिक और आर्थिक प्रणाली का बोध होता है। पर्यावरणीय गुणवत्ता उसके भौतिक और जैविक पक्षों की मौलिकता पर ही निर्भर करती है। ठीक है जी, कह रहे हैं भौतिक और जैविक पक्ष सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं और विपरीत प्रभाव भी कभी कभी डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र, जो पढ़ने की चीज़ है वो उसको हम विकास कहते हैं, जिसका संबंध विकास की प्रक्रिया से, जिसमें शिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण की प्रक्रियाएं प्रमुख हैं। शिक्षा का जो लक्ष्य है वो क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक पक्षों का विकास करना। इसको ही हम संपूर्ण विकास कहते हैं। और तो एक काम क्या है टीचर का, कि अध्यापन करना और सीखने हेतु कक्षा और विद्यालय में समुचित वातावरण को बनाए रखना, जिसमें छात्र जो हैं वो व्यवहार में परिवर्तन ला सकें। गेट्स ने जो है अधिगम की सीखने की 2 परिभाषाएं दी हैं। क्या क्या है, करें जो अनुभवों और कार्य को करने से व्यवहार परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं, या फिर अन्य किसी से व्यवहार परिवर्तन को अधिगम। वो कह रहे हैं कि भाई अन्य किसी से व्यवहार परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते, मतलब जो हम करते हैं, जो हम अनुभव लेते हैं वही हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारे आसपास जो हम करके अपना एक्सपीरियंस बना लेते हैं वही हमारा अधिगम है। हम मेन जो हमारी सही पढ़ाई है, जो हमारी सही लर्निंग है वो यही होती है। अब कुछ पक्षों के विषय तरीके, पर्यावरण की जानकारी, पर्यावरण का वास्तविक जीवन में संबंध, स्रोतों का उपयोग और शक्ति के विकास हेतु समुचित वातावरण बना रखना। कुछ 4 स्तरों के बारे में बात करी गई है। प्राथमिक शिक्षा पर हम पर्यावरण जानकारी देंगे। माध्यमिक में क्या करेंगे, वास्तविक जीवन से पर्यावरण का संबंध बताएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षा में पर्यावरण के स्रोत के बारे में बात करेंगे, उनके उपयोग के बारे में बताएंगे। उच्च शिक्षा में क्या करेंगे, हम समुचित विकास हेतु पर्यावरण का स्वरूप बताएंगे। अब पर्यावरण के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, पर्यावरण अभियांत्रिक, स्रोतों का उपयोग और व्यवस्था प्रबंधन, पर्यावरण स्वस्थ और सामाजिक पारिस्थितिकी। कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा का भी पर्यावरण की शिक्षा में विशेष महत्व होता है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के द्वारा नई पीढ़ी अथवा छात्रों को पर्यावरण की जानकारी प्रदान की जाती है।
लेकिन युवक और वृद्धों को पर्यावरण जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इसकी क्रियाओं का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब जो युवक और जो वृद्ध क्रियाएं करते हैं उसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आदि कार्यक्रमों में पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगी। शिक्षक के द्वारा विविध प्रकार की समस्याओं का अध्ययन और समाधान किया जाता है। बहुत सारी समस्याएं छात्रों और वातावरण संबंधित होती हैं। शिक्षक उनका समाधान औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से करता है। वातावरण और परिस्थिति में समझने से ठोस हल देता है। जीव और पर्यावरण का संबंध और नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का वर्णन पारिस्थितिकी विज्ञान में किया जाता है। शिक्षक को इस संदर्भ में मानव परिस्थिति विज्ञान भी कहते हैं। इसका संबंध मानव और उसके विकास और अभिवृद्धि के वातावरण से होता है। कर्ट लेविन ने भी इस संबंध को प्रकट किया है कि एक व्यक्ति एक समय में 3 वातावरण रहता है, भौतिक में, सामाजिक में और मनोवैज्ञानिक वातावरण में। एक स्थान एक समय में सभी व्यक्तियों का भौतिक और सामाजिक वातावरण समान होता है और उनके समायोजन का ढंग भी एक जैसा होता है, लेकिन सभी व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक वातावरण अलग अलग, मतलब जितने भी लोग सोचने की प्रवृत्ति है वो अलग अलग हो सकती है। इंसान जो है वो अलग अलग तरीके से सोचता है। सबके पास, सबके दिमाग में सेम टाइम पर सेम थॉट चले जरूरी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। तो बहुत से लोगों ने इनकी परिभाषा दी है। तो पहले कौन से हैं? यूनेस्को ने 1970 में दी थी कि पर्यावरण शिक्षा वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध और निर्भरता को समझने का प्रयास किया जाता है और उसको स्पष्ट करने के लिए कौशल, अभिवृद्धि और मूल्यों का विकास करते हैं। यह निर्णय लिया जाता है कि क्या किया जाए जिससे वातावरण समस्याओं का समाधान किया जा सके और पर्यावरण में गुणवत्ता लाई जा सके। ठीक है, अगली दी थी किसने? जमी में सेमिनार हुआ था, यूनेस्को 1976 में उन्होंने दी थी कि पर्यावरण शिक्षा एक ढंग है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हैं। विज्ञान और अध्ययन क्षेत्र की प्रत्यक्ष शाखा नहीं है, बल्कि जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा एकीकृत प्रक्रिया। मिश्र 1993 में उन्होंने दी थी पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य को पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों और मूल्यों का विकसित किया जाता है जिससे पर्यावरण सुधार हो सके। करें, पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण के भौतिक, सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी दी जाती है और जीवन की वास्तविक परिस्थिति के लिए उसकी सार्थकता का अनुभव प्रदान किया जाता है। समस्याओं और कठिनाइयों की पहचान की जाती है। पर्यावरण के संतुलन में सुधार करके अपेक्षित पर्यावरण का विकास किया जाता है। ये कहा था आर.ए. शर्मा 1996 में। नेक्स्ट है पी.के. गुप्ता। क्या कहा इन्होंने? 1994 में कहा था कि पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जीवन पर्यंत चलने वाली व्यापक शिक्षा को शामिल करते हैं जो परिवर्तनशील संसार के प्रति अनुक्रिया करता है। इसके द्वारा व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके तैयार किया जाता है जिससे पर्यावरण संबंधी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को समझ सके। व्यक्ति में कौशल, अभिवृत्तियां और मूल्यों का विकास हो सके जिससे रचनात्मक योगदान कर सके। इसके फलस्वरूप उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में गुणवत्ता भी ला सके। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं थी जो अलग अलग लोगों ने दी थी। आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? भौतिक और सामाजिक पर्यावरण की पूर्ण रूप में बालक को जानकारी देना और उसको अवेयर करना और उसका विकास करना। बालक जो है वो अपने आप प्रकृति, सामाजिक पर्यावरण को खोजने जानने का प्रयास करता है। बालक इतना उत्सुक होता है कि उसको जानना है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको जानने की लगी रहती है जिससे पर्यावरण समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन का विकास कर सके। तो पर्यावरण शिक्षा जो है वो एक प्रक्रिया जिसमें छात्रों को ऐसे अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिससे पर्यावरण का ज्ञान, कौशल और जागरूकता वो प्राप्त कर सके, अपेक्षित अभिवृत्तियों को विकसित कर सके, प्राकृतिक और मानवकृत परिस्थितियों में संबंध स्थापित कर सके। अब जो मानवीय पर्यावरण है उसका संबंध यातायात, जनसंख्या, नगरीकरण, कृषि योजनाओं में स्थापित कर सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा में विविध प्रकार के पर्यावरण शिक्षा आयाम, शिक्षण विधियां और प्रयोगात्मक कार्यों का उपयोग किया जाता है जिससे समस्या समाधान के आलोचनात्मक चिंतन और कौशल का विकास हो सके। ठीक है भाई, तो आगे ये कह रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से चलती रहती है। इसमें अनुशासन आयाम का प्रयोग अधिक किया जाता है।
क्षेत्र व्यापक है। पर्यावरण शिक्षण का मतलब क्या है कि वो प्रक्रिया जो विश्व समुदाय को पर्यावरण की समस्याओं के संबंध में सचेत कर सके, समस्याओं का समाधान खोज सके और आने वाली समस्याओं को भी वो रोक सके। तो पर्यावरण शिक्षा प्राणियों को वर्तमान समय को बचाए रखने और भविष्य में सुरक्षित रखने की जागरूकता का प्रशिक्षण देता है। कुक और हंस ने पर्यावरण शिक्षा की कुछ विशेषताएं बताई। उनको समझते हैं कि पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित होती है। पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित है। अभिविन्यास किया गया है मूल्यों का। पर्यावरण शिक्षा समुदाय का भी अभिविन्यास हुआ है। भविष्य की ओर उन्मुख है और छात्रों में स्वप्रक्रम कौशल और प्रक्रियाओं को शामिल करती है। तो ये था आपका क्या, पर्यावरण शिक्षा के बारे में। अब कुछ सिद्धांत हैं इसके। तो पहला क्या है, संपूर्णता, कि भौतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और राजनीतिक पर्यावरण पर संपूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए। निरंतरता, कि पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षण दिया जाना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक, पर्यावरण शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अंतः अनुशासन आयाम, कि पर्यावरण शिक्षा का प्रत्यय अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित है। पर्यावरण में सभी अध्ययन विषयों को महत्व दिया गया है। सक्रियता, कि सब शिक्षा में सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया, बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। व्यापकता, ब्रॉड बेस्ड है। समस्या का आकलन क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय दृष्टि से होता है। जटिलता, समस्याओं की जटिलता को समझना और समस्या समाधान की क्षमता और विश्लेषणात्मक चिंतन पर का विकास करना जरूरी है। शिक्षण के अलग अलग पर्यावरण को समझाने और स्पष्टीकरण में शिक्षक के विभिन्न आयामों का इस्तेमाल करना चाहिए। समस्या समाधान की समस्याओं के ठोस समाधान के लिए अंतः अनुशासन आयाम का उपयोग करना चाहिए। मतलब इंटर जो डिसिप्लिन है वो होना चाहिए, किसके लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने। जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को अंदर तक नहीं खगोलेंगे, अंदर तक नहीं जानेंगे, तो आप उसका समाधान किस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो जो पर्यावरण शिक्षा है इसको आपको कंप्लीट नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर आप अच्छे से जान लेंगे औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से, तो आपका विकास निश्चित है। ठीक है, तो ये था आपका पर्यावरण शिक्षा के बारे में। अगला टॉपिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आप जो है यहाँ तक इसको ख़त्म कर लें। कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेंगे आप। ठीक है।